हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आपका अपना चैनल ज्ञानोदयम में आपका स्वागत है। आइए आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक करंट का टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है प्रेस एवं पत्र पत्रिका पंजीकरण अधिनियम 2023। जब कोई भी टॉपिक के पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए कोई भी विषय में जब वो अधिनियम में बदल जाता है तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए आज इसी से संबंधित प्रेस एवं पत्र पत्रिकाएं पंजीकरण अधिनियम 2023 के विशेषता और महत्व को देखेंगे, और समय रहा तो इससे जुड़ी कानून भी देख लेंगे। और इसके बाद पहले और अभी में जो 1867 ईस्वी में बना था और अभी जो बना, दोनों में क्या क्या अंतर है उसे भी देखने का प्रयास करेंगे। तो मोटा मोटी तौर पे कहा जाए तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि वर्तमान समय में प्रेस एवं पत्र पत्रिका पंजीकरण अधिनियम 2023 की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इसके महत्व को बताएं, साथ ही साथ इसके संबंधित कानून को बताएं और पूर्व के अधिनियम और अभी के अधिनियम में क्या अंतर है, उसके बाद हम निष्कर्ष बताना है। तो आइए इसका उत्तर प्रारूप को हम इस प्रकार तैयार करते हैं। 28 दिसंबर 2023 को प्रेस एवं पत्र पत्रिका पंजीकरण अधिनियम 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई। लोकसभा द्वारा इसे 21 दिसंबर 2023 को, जबकि राज्यसभा द्वारा इसे 3 अगस्त 2023 को पारित किया गया। आप लोग को ज्ञात होना चाहिए कि कोई भी जब विधेयक, जिसे हम हिंदी में इंग्लिश में बिल बोलते हैं, जब कोई विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पारित हो जाता है और जब उसको राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित या मंजूरी दे दी जाती है, अर्थात उस पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति का हो जाता है, तो वो बिल अधिनियम बन जाता है, अर्थात एक्ट में तब्दील हो जाती है। इसके उद्देश्यों की यदि हम बात करें कि क्या पर्पस है इसे लाने के लिए, तो आप इस प्रकार है कि औपनिवेशिक युग के प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 को प्रतिस्थापित करना है। इस प्रकार एक अन्य ब्रिटिशकालीन कानूनी विरासत को समाप्त करते हुए प्रेस एवं पत्र पत्रिकाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रयास किया गया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्मित किए गए इस नवीन कानून की विशेषताओं एवं महत्व से परिचित होने के लिए एक व्यापक विश्लेषण की आवश्यकता है। कहने के तात्पर्य है कि पहले भी हमारे देश में प्रचलित थी प्रेस एवं पत्र पत्रिकाओं से संबंधित कानून, जो कि ब्रिटिशकालीन था, अर्थात ये तब की बात है जब 1867 में इसे लाया गया था। उसी में कुछ तब्दील किया गया है और फिर हम 2023 में इसे नए सिरे से लागू किए। तो आइए इस अधिनियम की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं देखने का प्रयास करते हैं। पहला, शीर्षक आवंटन और पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुदान पर भौतिक इंटरफेस की आवश्यकता नहीं। इसे आप अंडरलाइन कर लेंगे। अब आगे इसकी विवरण इस प्रकार है। यह अधिनियम प्रेस रजिस्टर जनरल, शॉर्ट में कहीं कहीं हम PRG बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे, इसका फुल फॉर्म हो गया प्रेस रजिस्टर जनरल, द्वारा शीर्षक सत्यापन और पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन करने हेतु एक सरल ऑनलाइन तंत्र प्रदान करता है। PGI जो है ये तेजी से किसी प्रक्रिया को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है। दूसरी पॉइंट की बात करें तो स्थानीय प्राधिकारियों, जिला मजिस्ट्रेट अर्थात DM की सीमित भूमिका, मतलब अब जो प्रेस पत्रिकाएं बने उसमें जिला मजिस्ट्रेट की अहम भूमिका होगी। प्रकाशकों और प्रिंटिंग प्रेसों को स्थानीय प्राधिकारी की समझ कोई घोषणा या उसका प्रमाणीकरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। ऑनलाइन सूचना की आवश्यकता, प्रिंटिंग प्रेसों को केवल प्रेस रजिस्टर जनरल और स्थानीय प्राधिकारी को ऑनलाइन सूचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, आवेदन प्राप्त होने पर समय सीमा, जिला मजिस्ट्रेट के 60 दिनों के भीतर प्रेस रजिस्टर जनरल को अपनी NOC अर्थात नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। इसके बाद PRG पंजीकरण देने का निर्णय ले सकता है। अब है कि कुछ कारणों से इस पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है या नहीं, तो इसी के बारे में बात करेंगे। पत्रिकाओं पर प्रतिबंध, जिस व्यक्ति को किसी अदालत द्वारा आतंकवादी कृत या गैर कानूनी गतिविधियों से जुड़े अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, उस या राज्य की सुरक्षा के खिलाफ कुछ भी किया गया हो, तो उसे पत्रिका निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मोटा मोटी तौर पे जानने का प्रयास करेंगे कि अर्थात कोई व्यक्ति किसी भी कारण से कलंकित है, उस पर किसी भी तरह की कोई भी अतीत में किसी भी दोषारोपण या किसी भी आरोप से ग्रसित है, तो उसे ये अनुमति नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट, किसी विदेशी पत्रिका की प्रतिकृति संस्करण के संदर्भ में प्रावधान,
इसकी छपाई के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी और प्रेस रजिस्टर जनरल के साथ इनके पंजीकरण की आवश्यकता होगी। यदि कोई विदेशी पत्रिका अपना मुद्रण करवाना चाहती है तो उसके लिए केंद्र सरकार से मंजूरी लेने की आवश्यकता होगी। एक विश्वसनीय अपील बोर्ड अधिनियम में एक विश्वसनीय अपील तंत्र का प्रावधान किया गया है, जिसकी अध्यक्षता भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष होंगे, जिसकी अध्यक्षता भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष करेंगे। यदि हम बात करें कि भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो मेरे ख्याल से श्रीमती रंजना देसाई जी हैं, इस पद पर कार्यरत हैं। अब आइए कि हम बात करते हैं कि इसके महत्व क्या है। तो इस अधिनियम का उद्देश्य एक सरल प्रक्रिया प्रदान करके पारदर्शिता और व्यापार करने में आसानी लाना है, जिसके छोटे एवं मध्यम प्रकाशकों को मदद मिल सके। दूसरा, प्रकाशकों को बोझ से राहत मिलेगी। प्रमाणीकरण के लिए प्रकाशकों को डीएम या स्थानीय अधिकारियों के पास घोषणा पत्र दाखिल करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसमें उन लोगों को जो प्रेस में लाना चाहते हैं उसको रियायत दी गई है। नवीन अधिनियम में त्वरित प्रक्रिया को अपनाया गया है। पूरी प्रक्रिया 8 चरण में शामिल होंगे, जिसमें कम से कम 2 महीने अर्थात 60 दिन लगेंगे। यह डिजिटल समाचार मीडिया को भी अपने दायरे में लाता है, जिसके फेक न्यूज फैलाने वाले ऐप्स, वेबसाइटों और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगाम लगाने की उम्मीद है। आजकल इस तरह की बहुत सारी बातें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से बाहर आ रहे हैं। फेक न्यूज हो गया, हेट स्पीच हो गया, उसके बाद फ्री स्पीच हो गया, तो बहुत सारी बातें हैं जिससे मतलब कहा गया है कि आप स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए, पर अपनी स्वतंत्रता को इतना ना फैला दीजिए कि दूसरा का स्वतंत्रता का हनन हो जाए। यही कहने का तात्पर्य है कि सोशल मीडिया भी अगर किसी तरह के गलत कार्यों को उकसावा देता है, अफवाह फैलाता है, जिससे कि दंगा फसाद होने की भड़काऊ भाषण देता है, तो इस तरह की भी किसी तरह का सोशल मीडिया से भ्रामक न्यूज फैलाने के संबंध में मीडिया अकाउंट्स पर भी लगाम लगाने की उम्मीदें हैं। पुस्तकें जो पीआरबी अधिनियम 1867 का हिस्सा थी, उन्हें पीआरबी अधिनियम 2023 के दायरे से बाहर कर दिया गया है। कह रहा है कि जो पहले से था उसे बाहर कर दिया गया है, क्योंकि एक विषय के रूप में किताबें शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रशासित की जाती है। इससे अधिकारिता संबंधी विवादों से बचा जा सकेगा। पीआरबी अधिनियम 1867 के मुकाबले इस कानून को काफ़ी हद तक अपराध मुक्त कर दिया गया है। उसके बाद यदि हम बोलें कि अभी तक इस कानून से संबंधित क्या क्या स्वतंत्रता से पूर्व प्रेस विनियमन से संबंधित प्रमुख कानून क्या थे, तो मोटा मोटी तौर पे 2-4 कानून को देखना चाहेंगे कि पूर्व का बात बोल रहा है। अगर आपसे वर्तमान समय में किसी भी परीक्षा में देखा जाएगा तो बहुत पहले के तो पूछता नहीं, लेकिन हाँ, आप भूमिका तैयार करने के लिए थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जानकारी होने की आवश्यकता है और इसको आपको जानना जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। तो स्वतंत्रता पूर्व प्रेस विनियमन से संबंधित जो प्रमुख कानून रहे, जिसे हम एक एक करके पॉइंट वाइज समझेंगे। पहला, लॉर्ड बेलेजली के कार्यकाल में फ्रांसीसी आक्रमण की आशंकाओं को देखते हुए प्रेस प्री सेंसरशिप 1799 को लागू किया गया। इसे वर्ष 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा ढील दी गई। नेक्स्ट, जॉन एडम्स द्वारा बिना लाइसेंस के प्रेस संचालित करने को प्रतिबंधित करने के लिए लाइसेंसिंग विनियमन 1823 लाया गया। नेक्स्ट, प्रेस अधिनियम 1835, जिसे मेटकॉफ अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, 1823 के प्रतिबंधात्मक अध्यादेश को निरस्त कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी माना जाता है। ये क्वेश्चन लगातार वन लाइनर टाइप की जो एग्जामिनेशन होती है उसमें लगातार पूछा जा रहा है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो मेटकॉफ को। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान लाइसेंसिंग अधिनियम लागू करके प्रेस पर आपातकालीन लाइसेंसिंग प्रतिबंध लगाए गए। नेक्स्ट, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 को वर्नाकुलर प्रेस को विनियमित करने, राजद्रोह से संबंधित लेखन को प्रतिबंधित करने और विभिन्न समुदायों के बीच कलह को रोकने के लिए निर्मित किया गया। समाचार पत्रों अधिनियम 1908 के तहत हिंसा या हत्या को उकसाने तथा आपत्तिजनक विषय वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली प्रेस संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार मजिस्ट्रेट को प्रदान किया गया था। ये तब की बातें हैं। भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 के अंतर्गत यह प्रावधान था कि भारतीय स्थानीय सरकार प्रेस के रजिस्ट्रीकरण के समय सुरक्षा की मांग कर सकती है। अब देखते हैं कि दोनों में मूलभूत अंतर क्या है, जिसे हम 1-2 पॉइंट के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। पहला, ऑनलाइन सुविधा के स्तर पर
जब प्रिंटिंग प्रेसों को प्रेस रजिस्टर जनरल और एडीएम को समझ केवल एक ऑनलाइन सूचना दाखिल करनी होगी, जबकि पहले डीएम के समझ घोषणा दाखिल करनी होती थी। पहला। दूसरा, सजा। पीआरबी एक्ट 1867 में कानून उल्लंघन के स्थिति में गंभीर दंड और 6 महीने तक की कैद का प्रावधान किया गया था। हालांकि वर्ष 2023 के अधिनियम केवल चरम मामलों में ही 6 महीने तक की जेल की सजा का प्रावधान करती है, जिसे एक उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है कि यदि कोई पत्रिका पंजीकरण प्रमाण पत्र के बिना प्रकाशित की जाती है और प्रकाशक पीआरजी द्वारा इस आशय का निर्देश जारी किए जाने के 6 महीना बाद भी ऐसे प्रकाशन की छपाई जारी रखता है तो उसे सजा दी जाएगी। अब निष्कर्ष यह आगे की राह के रूप में हम देखना चाहेंगे तो इस प्रकार 1867 का कानून ब्रिटिश राज की विरासत थी, जिसका उद्देश्य प्रेस एवं समाचार पत्रों एवं पुस्तकों के मुद्रकों और प्रकाशकों पर पूर्ण नियंत्रण रखना था। साथ ही विभिन्न उल्लंघनों के लिए कारावास सहित भारी जुर्माना और दंड आरोपित करना था। अतः उपयुक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि आज के स्वतंत्र प्रेस युग और मीडिया की स्वतंत्रता के बनाए रखने की सरकार की प्रतिबद्धता में यह पुराना कानून वर्तमान मीडिया के परिदृश्य से पूरी तरह मेल नहीं खा पाती है। अतः उम्मीद है सरकार द्वारा बनाए गए ये अधिनियम आने वाला समय में प्रेस तथा लोगों के लिए सकारात्मक कदम के साथ सराहनीय अधिनियम के रूप में साबित होंगे। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।